सच कहूं तो नहीं, ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी काम कर रहा है। महिला उस आदमी से कहती है जो कमरे में उसके सामने बैठा है। वो कई महीनों से उससे मिलने आ रही है, लेकिन उसे ऐसा नहीं लगता कि उसके किसी भी इशू में कोई अच्छी प्रोग्रेस हुई है। वो आदमी उसकी बातों को सुनता हुआ अपना सर हिलाता है और साथ साथ पेपर पर कुछ नोट करता है। उसके पास कुछ है जो वो उसके साथ डिस्कस करना चाहता है। महिला को लग सकता है कि उसके पास अब विकल्प खत्म हो गए हैं, लेकिन एक और चीज है जिसे वो आजमा सकते हैं। उसे अपने अन्य पेशेंट्स पर इस टेक्निक का उपयोग करते हुए काफी सफलता मिली थी। हालांकि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे काफी लोग अनकन्वेंशनल मानते हैं। महिला इस अनकन्वेंशनल टेक्निक को लेकर अनिश्चित है। उसे इसमें कुछ ठीक नहीं लगता, लेकिन इस समय और बुरा क्या हो जाएगा। आदमी खड़ा होता है और महिला उसके पीछे पीछे चलती है। वो उसे अपने ऑफिस के एक ऐसे हिस्से में ले जाता है जिसे महिला ने पहले कभी नहीं देखा था, और फिर वो दोनों एक बंद दरवाजे के आगे रुक जाते हैं। दरवाजे पर एक खिड़की होती है जिसे पर्दे से ढका गया था, और वो देखती है कि इस पर काफी ताले भी लगे हैं। वो दरवाजा खोलकर उसे अंदर ले जाता है, जहां वो पाती है कि एक छोटा सा कमरा है, शायद 10 फीट चारों ओर से। इसके फर्श और दीवारों पर मोटी पैडिंग है और छत में चमकदार सफेद लाइट्स लगी हैं। वो उससे कहता है कि वो यहाँ एक पल रुके और शांति से अपने आप को कंफर्टेबल कर ले, और फिर कमरे से चला जाता है। महिला इस पैडेड रूम में चारों ओर देखती है, ये सोचते हुए कि उसने किस चीज के लिए अपनी सहमति जाहिर कर दी। आदमी कमरे में हाथ में एक गारमेंट बैग पकड़े लौटता है। वो इस बैग को खोलता है और इसमें एक गहरे रंग का कपड़ा होता है, लेकिन जब वो इसे बाहर निकालता है तो ये कोई साधारण कपड़ा नहीं होता, ये एक स्ट्रेट जैकेट है। महिला डरी हुई है। वो अनिश्चित है कि क्या वो ये सब करना चाहती है, और वो आदमी भी उसे शांत करने की पूरी कोशिश करता है। यदि वो अनकंफर्टेबल है तो निश्चित रूप से उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है और उस पर कोई भी दबाव नहीं है। लेकिन हाँ, ये एक चीज है कि ये उसके अन्य पेशेंट्स के साथ किया गया था, जिसके रिजल्ट्स काफी अच्छे रहे। ये एक तरह का चमत्कारिक इलाज है, लेकिन शायद इलाज एक गलत शब्द होगा। वो अपने आप को सुधारता है और उसे समझाता है कि ये उसे इस तरह से ठीक नहीं करेगा जैसे शायद वो सोच रही है, बल्कि उसे अब तक के पेशेंट्स के साथ जो मिला है वो ये था कि ये थेरेपी कुछ पलों के लिए राहत प्रदान करने की क्षमता रखती है, ये देखने का मौका देते हुए कि जीवन उन इश्यूज के बिना कैसा है जिस कारण उसे उसकी मदद लेने की आवश्यकता थी। एक बार जब वो ये जान लेगी कि इन बोझ के बिना जीवन कैसा होता है, तो वो अन्य थेरेपीज और टेक्निक्स के माध्यम से उसे उस बिंदु पर वापस लाने की दिशा में काम कर सकेगा। हो सकता है कि ये वही सफलता हो जिसको पाने की वो कब से कोशिश कर रहे हैं। महिला अभी भी सोच में डूबी है, लेकिन वो कुछ भी करके अपने मन में चल रहे विचारों से बचना चाहती है, ताकि वो फिर से वो बन सके जो वो थी। और एक पल के विचार के बाद वो इस प्रोसीजर को करने के लिए सहमत हो जाती है। इसके बाद थेरेपिस्ट महिला से कहता है कि वो अपनी बाहें सामने करे ताकि वो उसे स्ट्रेट जैकेट पहना सके। वो अब ये देखकर महसूस कर सकती थी कि ये ब्लैक लेदर से बना है और ये उस पर पूरी तरह से बैठा है, जैसे कि ये उसके लिए ही बनाया गया हो। वो मुड़ती है और थेरेपिस्ट उसकी जैकेट स्ट्रैप्स को जोर से बंद करता है। अब महिला इस छोटे पैडेड रूम में इस ब्लैक लेदर स्ट्रेट जैकेट में पूरी तरह से जकड़ी हुई है। वो आदमी की ओर मुड़कर पूछती है, अब क्या? अब हम इंतजार करेंगे। वो कमरे से बाहर जाने से पहले उससे कहता है, एक चेतावनी भी है। अब एक चेतावनी? वो पूछती है। ये एक बार ही किया जाएगा, तुम इसे एक बार ही कर सकती हो। ये कहकर वो दरवाजा बंद कर देता है। वो भ्रमित है, क्या यही प्रोसीजर है? वो उसे कमरे में बंद कर गया है। ये क्या हो रहा है? उसे इसके लिए कभी भी हाँ नहीं करनी चाहिए थी। उसके मन में बहुत से विचार आते हैं और ये बुरे विचारों के साथ भर जाता है, और तभी अचानक लाइट भी खराब हो जाती है। वो डरने लगती है। वो डर और इस भारी लेदर स्ट्रेट जैकेट में जकड़े होने के कारण जोर जोर से सांस लेने लगती है। वो चिल्लाती है कि उसने अपना मन बदल लिया है, वो अब ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वो सीरियस है और वो इसे अभी यहीं खत्म करके कमरे से बाहर जाना चाहती है। ये भी काम नहीं कर रहा है। इससे वास्तव में उससे और बुरा महसूस हो रहा है। उसके जीवन के लगभग हर पल को प्रभावित करने वाली चिंताएं उसे अपने सामने दिखने लगती हैं। उसके मन में कई विचार घूमते हैं और उसे ऐसा लगता है कि जैसे पैनिक अटैक शुरू हो रहा हो। अन्य इश्यूज उसे एक साथ याद आने लगते हैं, जिन्हें रोकने के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन फिर अचानक से एक बदलाव आता है, जैसे उसके चेहरे पर एक ठंडी हवा छूकर गुजरी हो। उसकी निराशा की भावनाएं धीरे से दूर होने लगती हैं। उसकी चिंताएं ऐसे जैसे अंधेरे में खत्म हो गई हों, और वो स्ट्रेट जैकेट में अपने आप को बहुत आरामदायक महसूस करने लगती है। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को बहुत खुश महसूस कर रही है, वो बस ऐसा महसूस कर रही है जैसे ये सब
नॉर्मल हो। अपने और अपनी स्थिति के साथ संतुष्ट, ये एक अविश्वसनीय एहसास है और वो बुरा ना महसूस करने की खुशी में डूब जाती है। वो नहीं जानती कि वो कितने समय से इस अंधेरे कमरे में संतुष्ट महसूस कर रही है, कुछ मिनट या शायद घंटे। लेकिन अंत में दरवाजा खुलता है और लाइट भी आ जाती है। उसका सेशन खत्म हो गया है। वो जीवन के प्रति एक नए पर्सपेक्टिव के साथ ऑफिस से बाहर निकलती है। सेटिस्फेक्शन की भावनाएं उसमें पहले से ही हैं, लेकिन फिर भी वो इनको एक नए सिरे से महसूस करती है, अपने इश्यू से निपटने के लिए, ताकि वो फिर से स्ट्रेट जैकेट में ऐसा महसूस कर सके, फिर से नॉर्मल महसूस कर सके। हालांकि अगले दिन तक उसके जीवन का ये नयापन पूरी तरह से खत्म हो जाता है और वो फोन पर थेरेपिस्ट को विनती करती है कि उसे तुरंत आकर स्ट्रेट जैकेट को फिर से पहनना है। वो उसे चेतावनी देता है कि हालांकि ये प्रोसीजर एक ही बार का था, इसे फिर से करने में अधिक जोखिम हो सकता है। इसकी बजाय उसे दूसरे ट्रीटमेंट्स पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन महिला को केवल कुछ ही समय के लिए एक बार इसको पहनना है। वो फिर से कुछ मिनटों के लिए वैसा ही महसूस करना चाहती है। वो उसे बताता है कि ये असंभव है। उसे खुश होना चाहिए कि ये इतना सफल रहा और नई टेक्निक्स की ओर बढ़ना चाहिए। और इसके अलावा वो वैसे भी एक कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा है और एक सप्ताह तक वापस नहीं आएगा। उसके वापस आने पर वो और चीजें डिस्कस करेंगे। उस रात बारिश हो रही थी और एक गहरे कोट में कोई सामने के दरवाजे के कांच को तोड़कर दरवाजे को खोलता है। ये वही महिला है। वो ऑफिस में आकर अपनी गीली जैकेट को दीवार पर लटका देती है। वो अपनी फ्लैशलाइट से उस कमरे में देखती है जहां उनके सेशंस होते हैं। यहाँ पर कोई भी नहीं है। वो ऑफिस के अंत तक जाती है और उसे वही पैरेड रूम का दरवाजा दिखता है। वो इसके पास से गुजरकर और आगे एक बैक रूम की ओर जाती है जहां वो पहले कभी नहीं गई थी। इस कमरे में दीवार के साथ एक ट्रंक होता है। वो इसे खोलती है और इसके अंदर उसी गारमेंट बैग को पाती है जिसमें वो लेदर स्ट्रेट जैकेट होती है। आप मुझे फिर से क्या करना चाहती हैं? युवक पूछता है। वो बस एक पिज्जा डिलीवर करने आया था और जब उसके बॉस को ये पता चलेगा कि कस्टमर ने उसे अंदर आने को कहा है तो वो गुस्सा हो जाएंगे। ये मेरा ही ऑफिस है, वो उससे कहती है, और मैं यहाँ अपने पेशेंट्स के लिए कुछ नई टेक्निक्स ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मुझे पहले उनको खुद पर करना होगा। ठीक कह रही हूँ ना मैं? हाँ ठीक है, मुझे लगता है, वो जवाब देता है। लेकिन इस विशेष टेक्निक के लिए मुझे किसी की मदद चाहिए। हालांकि ये एक सीक्रेट है जो कि मैं अपने कुलीग्स के साथ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन तुम मेरी मदद करोगे, है ना? युवक उसके दिए के सोडा को पीते हुए घबराहट में अपना सर हाँ में हिलाता है। वो बताती है कि उसे बस इतना करना है कि वो एक स्ट्रेट जैकेट को टाइट करेगा, कमरे के दरवाजे और लाइट्स को बंद, और फिर जब उसका प्रोसीजर खत्म हो जाएगा तो वो उसी कमरे में आकर इस जैकेट को उतारेगा। बस इतना ही करना है। युवक अभी भी उसकी रिक्वेस्ट से थोड़ा परेशान दिखता है। आपके दरवाजे को क्या हुआ? वो पूछता है, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर करके कुछ पैसे उसके हाथ में पकड़ा देती है। युवक पैरेड कमरे के दरवाजे को बंद करता है और एक ही पल के बाद लाइट्स भी ऑफ हो जाती हैं। महिला लगभग तुरंत उसी मानसिक स्थिति में वापस चली जाती है जैसे वो पहले गई थी। सभी विचार उसके मन में फिर से दौड़ते हैं, वो सभी जिन्हें वो चाहकर भी कभी बुला नहीं पा रही थी। वो अपनी इस अंधेरी स्पेस में राहत की सांस लेती है, लेकिन तभी उसे कुछ महसूस होने लगता है। उसके मन में नहीं बल्कि चेहरे पर एक ट्विच, एक छोटा सा फेशियल स्पैम। लेकिन फिर एक और कुछ गलत हो रहा है। उसका चेहरा अचानक से बहुत स्ट्रेच महसूस होता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, उसका मुंह एक अजीब मुस्कान में बदल जाता है। युवक को कमरे के अंदर से महिला के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत दरवाजा खोलता है, लेकिन अपने सामने वो जो देखता है उसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है और वो तेजी से इस ऑफिस से बाहर तूफानी रात में भाग जाता है। ये क्या हुआ? आदमी अपने ऑफिस के दरवाजे की टूटी हुई खिड़की को देखते हुए सोचता है। वो अंदर आता है और पाता है कि दरवाजे का ताला टूटा हुआ है और फर्श पर कांच भी पड़ा है। वो अपने ऑफिस के चारों ओर देखता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखता। जब हाँ, उसे एक पल में एहसास होता है। वो भागकर पैरेड रूम के दरवाजे की ओर बढ़ता है। कमरे का दरवाजा खुला है और वो कुछ सुनता है कि अंदर कोई सांस ले रहा है। वो दरवाजा खोलकर इस अंधेरे कमरे में आता है और लाइट ऑन करता है। ब्लैक लेदर स्ट्रेट जैकेट फर्श के बीच में पड़ा है, लेकिन अब ये फर्श नहीं रहा। इसकी बजाय पैरेड रूम में त्वचा की एक फैली हुई लेयर है जिसके नीचे कुछ हड्डियां साफ दिख रही हैं। आदमी को समझ नहीं आती कि वो क्या देख रहा है, लेकिन तभी उसे वो दिख जाता है, कमरे के कोने में महिला का फैला हुआ चेहरा। उसे पलकें झपकने में बहुत मुश्किल होती है और उसकी आंखें भी उस आदमी को देख रही हैं, जिसके बाद वो अपने इस खिंचे हुए मुंह से कहती है, मदद करो। क्या आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज का इलाज करने में सक्षम किसी भी वस्तु की तुलना में इतना क्रूर कुछ है?
जिससे ऐसे विनाशकारी साइड इफेक्ट्स की कल्पना की जा सके? मेरी राय में नहीं। और आज की अनोमली एक ऐसा ही वस्तु है जिसे SCP-482 या बेहतर ढंग से मेंटली म्यूटेटिंग स्ट्रेट जैकेट के रूप में जाना जाता है। SCP-482 एक काले रंग की लेदर स्ट्रेट जैकेट है जो दिखने और निर्माण में बड़े पैमाने पर उत्पादित संस्करण के समान है। हालांकि जैसा आप देखेंगे कि ये पूरी तरह से यूनिक है। स्ट्रेट जैकेट का मीडियम साइज दूसरे वर्जन्स की तुलना में कंपेरेबल है, लेकिन ये किसी भी तरह से सभी प्रकार के शरीर और आकार में फिट होने की क्षमता रखती है। इसके अंदर एक टैग है जिस पर लिखा है मेड इन सयोहान, नो सर्जियाना पाउडर। हालांकि ना ही उस शहर में और ना ही SCP फाउंडेशन के किसी रिकॉर्ड में ये सर्जियाना पाउडर मौजूद है। SCP-482 पर इसे पहनने के कोई निशान नहीं है, लेकिन इसके स्ट्रैप्स पर कई कट जरूर हैं जो कि इसे टाइट करने के लिए उपयोग होते हैं। और टेस्टिंग ने ये जाहिर किया है कि ये और अधिक डैमेज हो सकती है। हालांकि इस बात की अतिरिक्त जांच को डुप्लीकेट जैकेट्स की कमी के कारण रोक दिया गया। SCP-482 का वास्तविक अनोमलस इफेक्ट तब होता है जब स्ट्रेट जैकेट पहनी जाती है, और इसके दो मुख्य प्रभाव हैं जो एक के बाद एक होते हैं, और इन्हें टाइम पॉइंट अल्फा और टाइम पॉइंट बीटा के रूप में नामित किया गया है। टाइम पॉइंट अल्फा का उपयोग SCP-482 पहने हुए विषय की इनिशियल स्टेज को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, और ये विभिन्न समय तक चल सकता है। हालांकि इसे अक्सर पहनने के 1 से 6 घंटे के बीच देखा गया है। इस समय के दौरान विषय मानसिक रूप से बेहतर महसूस करने की रिपोर्ट करेगा, और कोई भी नेगेटिव मेंटल एप्लीकेशंस जिससे वो पीड़ित हैं या निपटने की कोशिश करते हैं, ये सभी पूरी तरह से गायब हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त वो जो भी मेडिकेशंस ले रहे हैं उनके प्रभाव भी पूरी तरह से नकार दिए जाएंगे, जिससे उन्हें फाउंडेशन साइकोलॉजिकल टेस्ट के रिजल्ट्स मिलेंगे जो कि एक मेंटली स्टेबल व्यक्ति के लिए कंसिस्टेंट हैं। टाइम पॉइंट अल्फा के प्रभाव टेम्परेरी होते हैं, और एक बार जब विषय SCP-482 से अलग हो जाता है और उन्हें जौन सी भी मानसिक बीमारियां थी वो वापस लौट आएंगी। हालांकि स्ट्रेट जैकेट एक बार फिर से पहनने पर वो फिर से गायब हो जाएंगी, लेकिन टाइम पॉइंट अल्फा के प्रभावों का अनुभव करने में एक विषय जितना समय बिताता है वो क्यूमुलेटिव होता है, और स्ट्रेट जैकेट के अंदर पर्याप्त समय बिताने के बाद वो अंततः SCP-482 की सेकेंड स्टेज तक पहुँच जाएंगे। टाइम पॉइंट बीटा बाद के उस समय को संदर्भित करता है जो टाइम पॉइंट अल्फा के खत्म होने के बाद होता है। यदि विषय ने अभी भी SCP-482 पहना है तो इस अवधि के दौरान विषय में परिवर्तन अब मानसिक नहीं होंगे, बल्कि वो शारीरिक प्रभावों का अनुभव करना शुरू करेंगे। शारीरिक परिवर्तनों की एग्जैक्ट नेचर अलग अलग होगी, हालांकि वो किसी तरह से विषय के अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज से संबंधित प्रतीत होते हैं। डिग्री ऑफ चेंजेस के साथ साथ उनके इश्यूज की गंभीरता भी इससे संबंधित प्रतीत होती है। फाउंडेशन रिसर्चर्स द्वारा SCP-482 की टेस्टिंग के लिए डी क्लास कर्मियों को चुना गया, और स्ट्रेट जैकेट के अनोमलस इफेक्ट्स की कई अलग अलग मैनिफेस्टेशंस को डॉक्यूमेंट किया गया है, और इन सब के रिकॉर्ड्स एक्सपेरिमेंट लॉग SCP-482 नामक फाइल में हैं। पहले टेस्ट में स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित एक डी क्लास को लेदर स्ट्रेट जैकेट पहनाई गई। उसने तुरंत बेहद शांत महसूस करने की रिपोर्ट दी, और उसे 2 घंटे 49 मिनट तक एक खाली दीवार को बैठकर ऑब्जर्व करने को कहा गया, और इस समय को इसका पॉइंट टाइम अल्फा निर्धारित किया गया। पॉइंट टाइम बीटा 1 मिनट बाद यानी 2 घंटे और 50 मिनट पर शुरू हुआ, जब विषय का शरीर विकृत होना शुरू हुआ, और उसने बताया कि वो बहुत दर्द में है। विषय के शरीर के विभिन्न हिस्सों में, जिसमें उसका सर भी शामिल था, सब में मांस और साइज बढ़ने लगा। उसकी आंखें भी बाहर को निकलने लगी। उसने रिसर्चर्स के साथ आई कांटेक्ट करते हुए इसको रोकने का कहा, जो एक खिड़की के माध्यम से उसको देख रहे थे, और 34 मिनट के बाद इस टेस्ट को खत्म किया गया। विषय के शरीर की बात की जांच से पता चला कि तेजी से हड्डी और मांसपेशियों के विकास के कारण उसका बॉडी मैस लगभग 180% बढ़ गया था। ये स्पष्ट नहीं हुआ कि किस शारीरिक प्रोसेस के कारण ये हुआ। हालांकि जेनेटिक टेस्ट से पता चला कि उसके डीएनए में टेलोमेर स्ट्रैंड्स को असामान्य रूप से छोटा कर दिया गया था। ऑब्जर्वर्स ने ये भी बताया कि उन्हें बहुत ही अजीब महसूस हुआ जब विषय ने उनसे आई कांटेक्ट किया था, और उनको हिलने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। दूसरे टेस्ट के लिए एक डी क्लास कर्मी को, जिसे एक पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था, उसको स्ट्रेट जैकेट पहनाई गई। अपने अल्फा एक्सपोजर में उसने संतुष्ट होने की रिपोर्ट दी कि वो अपने मन में शांत महसूस कर रहा है, और उसे कोई भी अजीब आवाजें नहीं सुनाई दे रही हैं जो आमतौर पर उससे बातें करती हैं। वो अभी भी 2 घंटे के बाद संतुष्ट दिखाई दे रहा था। उसे सूट से बाहर निकाला गया, लेकिन उसने इसे फिर से पहनने की इच्छा को दर्शाया, और उसे SCP-482 को पहनने की अनुमति दे दी गई। 1 घंटे और 30 मिनट के बाद बीटा एक्सपोजर शुरू हो गया।
4 मिनट के बाद उसकी गर्दन और कंधों पर कुछ उबड़ता हुआ दिखाई दिया और वो जोर जोर से किसी को चीख कर कह रहा था कि बात करना बंद कर दो और मेरे मन से निकल जाओ। उसके शरीर पर अधिक उबार दिखाई दिए और कमरे में लगे ऑडियो इक्विपमेंट ने कुछ अजीब आवाजें रिकॉर्ड की, जिनके एनालिसिस से ये पता चला कि किसी ना जाने जाने वाली भाषाओं में 7 अलग अलग आवाजें थीं। इसको मारने का आदेश 25 मिनट के बाद दिया गया। ऑटोप्सी से पता चला कि प्रत्येक उभार वास्तव में एक पूरा मुंह था जिसमें आवाज भी थी। ऑब्जर्विंग रिसर्चर्स ने ये भी बताया कि टेस्ट के दौरान उन्होंने अपनी पेरिफेरल विजन में गति की चमक को देखा था और कैमरा फुटेज ने ये दिखाया कि टेस्ट के दौरान कमरे में छोटी छोटी परछाइयां दिखाई देती थीं और फिर गायब हो जाती थीं। आगे एक महिला डी क्लास का उपयोग किया गया जिसे हाइपरहेगिया था, जो कि एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें भूख बहुत ज्यादा लगती है और वो अपनी भूख को कभी ना खत्म होने की क्षमता रखती थी। SCP-482 पहनाए जाने के बाद उसने कहा कि मैं पहली बार वास्तव में अपने आप को फुल महसूस कर रही हूँ। 1 घंटे 58 मिनट तक उसने ऐसा ही महसूस किया, जिसके बाद उसके पेट में दर्द होने लगा। दर्द बढ़ने पर डी क्लास फेटल पोजीशन में आ गई और उसके अंगों को उसके शरीर में रिट्रैक्ट होते देखा गया। साथ ही जोर से टकराने वाली आवाजें भी आ रही थीं, जिसकी संभावना ये थी कि शायद उसकी हड्डियां टूट रही हैं। भगवान, ये मुझे क्या हो रहा है? हाय, ये दर्द हो रहा है। वो चिल्लाने लगी और तुरंत टर्मिनेशन का ऑर्डर दे दिया गया। ऑटोप्सी से पता चला कि महिला के शरीर ने किसी तरह एक और डाइजेस्टिव सिस्टम बना लिया था, जिसने उसके अपने ही बॉडी मैस को खाना शुरू कर दिया था और यदि इसे रोका ना जाता तो इसे पूरी तरह से खा जाता। इस टेस्ट के बाद ऑब्जर्व करने वाले रिसर्चर्स ने बताया कि वो सामान्य मात्रा में भोजन के साथ अपनी भूख को संतुष्ट करने में असमर्थ थे और उनमें से कई को वास्तव में साइट पर मौजूद कैफेटेरिया में सिक्योरिटी स्टाफ द्वारा रोका भी गया था। सौभाग्य से उनकी ये भूख कुछ ही दिनों बाद खत्म हो गई। फाइनल टेस्ट में पायरोमैनिया के साथ एक डी क्लास कर्मी को SCP-482 पहनाया गया। इस इंपल्स कंट्रोल डिसऑर्डर के बावजूद आमतौर पर जब भी उन्हें मौका दिया जाता है तो उनको आग लगने लग जाती है, लेकिन अब रिसर्चर्स द्वारा उन्हें दिए जाने वाले सभी फ्लेमेबल मटेरियल्स में उसने सबको नजरअंदाज कर दिया। हालांकि 1 घंटे और 33 मिनट के बाद टेस्टिंग रूम में लगे थर्मोमीटर्स में तापमान में अचानक तेज बदलाव देखा गया। इसके बाद गर्मी और आग के कारण एक शक्तिशाली धमाका हुआ। टेस्टिंग रूम पूरी तरह से नष्ट हो गया और पास के हॉलवे A13 को भी काफी हद तक प्रभाव हुआ। सभी ऑब्जर्विंग रिसर्चर्स मारे गए, हालांकि SCP-482 बच गया। हैरानी की बात यह थी कि डी क्लास की लाश मिल गई थी, लेकिन गर्मी के कारण ऑटोप्सी मुश्किल हो गई। फिर भी एक खोज की गई। शरीर के अंदर एक नया अंग पाया गया जो किसी प्रकार की निरंतर प्रक्रिया को बनाए रखता था, जो गर्मी और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक वेव्स को उत्पन्न करता था, और इस अंग को फ्यूचर स्टडी के लिए कंटेन कर लिया गया। SCP-482 को वर्तमान में एक सिक्योर साइट पर एक कंटेनमेंट लॉकर में रखा गया है, जिसमें लेवल 2 या इससे ऊपर के कर्मियों को जाने की अनुमति है। टेस्ट के लिए मैक्सिमम टाइम को 1 घंटे तक रखा गया है और यदि कोई विषय टाइम बीटा को पहुंच जाता है तो उसे तुरंत समाप्त कर दिया जाना चाहिए। मृत्यु के बाद SCP-482 को ऑटोप्सी से पहले व्यक्ति के शरीर से उतारा जाता है। स्ट्रेट जैकेट को तब थर्मली साफ करके विषय के सभी बायोलॉजिकल ट्रेसेस को इस पर से हटाया जाता है ताकि इसे फिर से टेस्ट में उपयोग किया जा सके। मुझे यकीन है कि आप खुद से ये कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, इसको कंटेन करना तो बहुत आसान है, इसलिए इसे सेफ क्लासिफाइड ही किया गया होगा। और आमतौर पर मैं भी आपसे सहमत होता, लेकिन शायद आपने एक्सपेरिमेंट लॉग में कुछ अजीब भी देखा था। क्या आपने इस पर ध्यान दिया कि ऑब्जर्विंग रिसर्चर्स पर भी कुछ असामान्य प्रभाव हो रहे थे, और वो भी केवल SCP-482 को किसी विषय को प्रभावित करने से? क्या आपको ऐसा लगता है कि मेंटली म्यूटेटिंग स्ट्रेट जैकेट किसी भी तरह से उन मानसिक बीमारियों का अनुभव उन पर कर रहा है जो इसे देख रहे हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि SCP-482 में और भी बहुत कुछ है, और ये मिस्ट्री और भी गहरी हो जाती है जब कोई इस अनोमली की फाइल में कंटेनमेंट प्रोसीजर्स को पढ़ता है और महसूस करता है कि SCP-482 की रिसर्च को देखने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि SCP फाउंडेशन लेजेंड डॉक्टर ब्राइट ही हैं। क्या SCP-482 की वास्तविक टेस्टिंग डी क्लास कर्मियों पर नहीं बल्कि SCP फाउंडेशन रिसर्चर्स पर है? इसके अनोमलस इफेक्ट्स की सही सीमा का पता लगाने के लिए बनाया गया एक जटिल एक्सपेरिमेंट। जब इस यूक्लिड क्लासिफाई अनोमली की बात आती है तो केवल डॉक्टर ब्राइट ही निश्चित रूप से ये सब जानते हैं। अब जाइए और जाकर डॉक्टर बॉब की फाइल्स में से एक और एंट्री SCP-767 क्राइम सीन फोटोग्राफ्स देखें। एक और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट जो दिखने में तो शांत है लेकिन है बहुत ही तेज। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे ही डॉक्टर बॉब की वीडियोस देखना ना भूलिएगा।
मिलते हैं जल्द ही आपकी सजेस्टेड एक और वीडियो के साथ।